बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना ये हमारा चैप्टर जैसा आप जानते हो चुका है और थोड़े से हमने प्रश्न उत्तर पहले के सेशंस में डिस्कस कर लिए। आज हम थोड़े से और प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने आए हैं। तो पहला आज का प्रश्न पढ़ते हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो नियम था वो ये था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और यहाँ पे n जो है वो कक्ष संख्या को दर्शाता है। तो जब हमारी पहली कक्षा अगर हम की बात कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी n = 1। तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, 1² हो गया 2। और दूसरी कक्षा में हमारा हो गया 2, n = 2 और कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2² और यह हो गया 8। तो ये हमारा हो गया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में। इस प्रकार हमारे कोई भी हमारी कक्षा संख्या हमें मालूम हो, हम उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो किसी परमाणु की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन के लेने देने अथवा साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन अथवा साझा होने के कारण बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है और ये कोश पूर्ण हो जाते हैं। अब हमें उनको क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या से समझाना है। तो सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या है वो है 14। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, 8, 4। तो अब बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिलिकॉन को क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो गई। हम कहें 4 साझा भी की बात कर रहे हैं और अगर हम वैसे देखें तो 8 को पूरा करने के लिए या उसे 4 लेने होंगे या 4 देने होंगे। तो 4 संख्या एक बड़ी मानी जाती है, इसलिए वो साझा में ज्यादा एक जाते हैं और वो साझा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स वो साझा करते हैं वो उसका एक हमारा उसकी संयोजकता मान ली जाती है। ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं, ये है 8। तो 8 में हम देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6। अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। क्योंकि ये जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या फिर यहाँ पे बाहर के जो उसका शेल है उसमें बाह्यतम कक्ष में हो जाएगी 8, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और दूसरा जो प्रश्न आ रहा है वो है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम ये देख रहे हैं, ब्रोमीन का है 79 या 35, तो इसमें जो परमाणु संख्या है वो 35 है। ऑक्सीजन में जो परमाणु संख्या है वो हो गई 8। तो जो आपको याद होगा, ये जब हमने आपको पढ़ाया था, तो नीचे जो हम वैल्यू लिखते हैं वो होती है परमाणु संख्या और जो ऊपर लिखते हैं वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का कुल योग उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये ब्रोमीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पे जो 79 है ये इसकी द्रव्यमान संख्या है, और जब ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो 16 जो है ये इसकी ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान हो गया जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कार्बन 12 और कार्बन 14, ये क्या है, कार्बन के समस्थानिक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो हमें भिन्न देखने को मिल रही है। संभारिक हम देखते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ हम जो देख रहे हैं द्रव्यमान संख्या समान हमें देखने को मिल रही है 40-40, ठीक है, लेकिन जो उनकी परमाणु संख्या है वो हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है।
ये 20 है और ये 18 है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम और आर्गन का। समस्थानिकों के उपयोग की बात करते हैं तो यूरेनियम के एक समस्थानिक U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO-60 का उपयोग होता है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन का समस्थानिक I-131 का उपयोग होता है। ये आपकी बुक में बहुत क्लियर दे रखा है, तो आप देखें तो ये बुक का ही अगर हम उतना पार्ट अपने उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है Na, और देखिए ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है पॉजिटिव का, तो Na प्लस के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सोडियम के परमाणु संख्या है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 281। आ गई बात समझ में? तो जब सोडियम अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके ऊपर एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है। तो एक प्लस का अर्थ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से दे दिया है। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ले लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें Na प्लस और एक प्लस है तो उसने एक दिया। अगर दो प्लस दिखाई देंगे आपको, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक प्लस दिखाई दे रहा है तो इसका एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसे सोडियम आयन Na प्लस के कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जब हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगाते हैं तब हम इसको आयन बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया? नहीं तो हम सोडियम कहते हैं, सोडियम अणु में बात करते हैं, लेकिन आयन जब बोल रहे हैं इसका अर्थ है उसने या तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लिए हैं या साझा करें। तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है, जिससे दोनों कक्ष के और L पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो क्योंकि Na प्लस का हमें वो देना है K और L कोश का, तो वो 2 और 8 आएगा, क्योंकि प्लस है तो जो एक और हमारा बार के शेल में एक जो इलेक्ट्रॉन था वो नहीं अब है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, आपका ये ब्रोमीन देखिए 7935 और इसका दूसरा जो है वो 8135, और इसमें परसेंटेज देख रहे हैं ब्रोमीन का यहाँ पे है 49.7% और यहाँ पे 50.3% के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल बेस है तो इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। तो ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, तो जब और हमें दो दे रखे हैं तो हम उसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 79 दे रखा है तो 79 का 49.7%, क्योंकि 79 का ये 49.7% है, और यहाँ जो हमारा है ये 81 है, 81 का 50.3%। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 49.7 है, तो परसेंट है इसलिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये भी परसेंट है इसलिए 100 से हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जब हमने 100 से डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 39.263, और यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 40.743। ये जो डिटेल इसका पूरा एक्सपेंडेड कैलकुलेशन है वो प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में करके जरूर देखिएगा। तो ये जो आया तो इसका जब हम ऐड करेंगे आ गया 80.006। तो अतः ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान हो गया 80.01। इसको हम राउंड में भी कर लिख सकते हैं, और आप चाहे तो 80.006 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फिर हमारी एक थ्योरी चलती है कि हम 3 डिजिट्स जब ऐसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट में आंसर देते हैं, 3 डिजिट में नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये चेंज करा है, लेकिन वो आपका थोड़ा सा बड़े क्लासेस में आप सीखेंगे। अब एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने के समस्थानिक 16x8 और 18x8 का प्रतिशत क्या होगा? अब हमें क्या है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमें मालूम है, तो अब उसका जो ये है उसके नमूने के समस्थानिक में उसका क्या प्रतिशत होगा, ये थोड़ा सा
एक और कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल आया है, लेकिन बहुत इजी है, समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो अब हम ये मान रहे हैं कि तत्व x के नमूने के समस्थानिक पहला वाला ले रहे हैं 16x8, ठीक है। तो 16x8 का प्रतिशत हमने एक मान लिया, उसका k है। जैसे हम, या आप x वैल्यू भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम x नहीं, हमने k लिया। आप a भी ले सकते हैं, आप कोई भी अननोन फिगर ले सकते हैं, b ले सकते हैं, d ले सकते हैं, जो आप चाहें। इसलिए तत्व x के नमूने के समस्थानिक 18xa का प्रतिशत हो जाएगा 100 माइनस k, क्योंकि उसका अगर हम k मान रहे हैं और हम जब पूरा एक प्रतिशत उसका मान रहे हैं 100%, तो 100 में से उतना कम हो जाएगा, इसलिए हुआ 100 माइनस k। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो तत्व x का परमाणु द्रव्यमान 16 का k% है। आप, हमने इससे पहले जैसे प्रश्न करा था, तो 16 का क्या है, k% है, और हम 18 का अगर कहें तो 18 का कितना आएगा, 18 का 100 माइनस k%। अब हमें बस कैलकुलेट करना है, टोटल हमें मालूम है 16.2, तो 16.2 इज इक्वल टू 16 इंटू, क्योंकि परसेंट है तो k अपॉन 100, और यहाँ पे 18 इंटू 100 माइनस k, और परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 100 है डिवीजन में और ये 100 है डिवीजन में, तो हमने कॉमन 100 ले लिया। कॉमन ले लिया तो हमारे ऊपर वैल्यू क्या बची, 6, इसको मल्टीप्लाई करा तो 16 के, और ये जो बचा हमारे पास 18 ब्रैकेट में 100 माइनस के, और इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 1800 माइनस 18 के। और ये जो हमारा 100 यहाँ था, इसको हमने 16.20 से जब मल्टीप्लाई करा तो 2 डेसिमल प्लेस हट गए और यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 1620, क्योंकि 16.20 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होगा 162, और फिर आपके आगे आ जाएंगे 3 0, और यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेस मिले हैं तो हम राइट हैंड साइड से 2 0 के बाद डेसिमल लगा देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1620। अब हमारे पास देखिए पूरी से एक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम ये देखिए कि ये जो हमारा है, देखिए 16 के और माइनस 18 के, तो इसको अगर हमारे देखेंगे ये, क्योंकि बहुत लंबी, इतना आपको एक एक स्टेप हम नहीं दिखा रहे हैं, तो आप बड़े क्लास में हैं तो इतना तो आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ओरल समझा दे रही हूँ। 16 के माइनस 18 के हो जाएगा -2 के, और ये 16 और 1800 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिए 1800 माइनस 1620 जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो दोनों साइड, और यहाँ पे हमारे पास -2 के है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे 2k इज इक्वल टू 1800, हमने उसको रिवर्स भी करके हम कर सकते हैं। तो हम ये 2 प्रोसेस है, या तो आप नेगेटिव दोनों साइड में रखें, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दें, या दोनों को इंटरचेंज कर दें, -2k को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और 1800 और 1620 को इस साइड में, तो आप दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब हमने इसको करा तो हमारे पास ये आया 1800 माइनस 1620 180, तो 2k इज इक्वल टू 180 हो गया, तो k की वैल्यू हो गई 180 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 90। तो अतः तत्व x के नमूने का समस्थानिक हो गया 16x 8 का 90%, और क्योंकि हमारा था जो हमने बेसिक देखा था 100 माइनस के, तो 100 में से हमने 90 माइनस करा तो दूसरा 18x8 का आ गया 10%। तो बच्चों ये हमने आपको एक बेस बता दिया कैसे करना है, जो जिसके कुछ स्टेप्स हमने अभी आपको शो नहीं कर रहे, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, तो आप ये अपनी कॉपी में पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अब यदि तत्व का z
इज इक्वल टू 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो Z परमाणु संख्या प्रतीक है, अतः परमाणु संख्या क्या है, 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 1, तो संयोजकता क्या होगी 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से वो दे सकता है। दूसरा जो प्रश्न है, दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। तो ये आपके X और Y है। तो प्रोटॉन है X का 6 और Y में है 6, न्यूट्रॉन है X में 6 और Y में 8। तो X और Y का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इस दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? तो X का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 6 + 6 = 12, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं। और Y का द्रव्यमान क्या होगा, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो 6 + 8 14। तो X और Y दोनों स्पीशीज कार्बन के समस्थानिक हैं, क्योंकि हमने देखा C12 और C14। क्लियर? अब हमारे आ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत को आप F से और जो सही है उसको T से लिखें। तो जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन होते हैं। ट्रू या फॉल्स? सोचिए। फॉल्स। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावेशित होता है, इसलिए होता है। फॉल्स है ना? तो ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण नहीं करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस में रहते हैं और वो द्रव्यमान बनाते हैं। और क्योंकि और ये जो अनावेशित इसलिए होता है क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, लेकिन दोनों पे चार्ज डिफरेंट होता है। और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हम कह रहे हैं न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए हम ये हमारी थ्योरी चलती है। तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अनावेशित है। ये गलत है, क्योंकि मेन क्या अनावेशित होने का कारण है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होती है, लेकिन आवेश जस्ट अपोजिट होता है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। बताएं? बिल्कुल ठीक है, ट्रू। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। ट्रू है ना? चलिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? क्या देखा था रदरफोर्ड ने, किसका करा था? परमाणु केंद्रक के बारे में बताया था। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। समस्थानिक में क्या होते हैं? गैस करिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। Cl- आयन में संयोजकता माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? तो इसमें ये जो आपकी इसका जो आंसर होगा वो होगा 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए Cl- है, तो इसका मतलब है उसका एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है। और हम देखते हैं जो क्लोरीन का अगर देखें तो 287 आता है और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 8। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम हमारा होता है 11 और हम देख रहे हैं ये हमारा आंसर आएगा 281, क्योंकि पहले उस शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर और जो हैं वो आते हैं। तो पहला जो शेल है उसमें 8 नहीं हो सकते, ये भी गलत है, क्योंकि उसका संख्या 11 होती है, तो 2 8 ये गलत है। यहाँ पे हम जो खाली एक नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक अंदर का पूरा नहीं भर जाता है शेल तब तक नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, इसलिए
281 ये ठीक आंसर है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपको टेबल दे रखी है इसका ना हमें पूरा एक देना है, तो जो आपको ब्लू से हाईलाइट करा है ये हमें फिल करना है और जो ब्लैक है ये आपको दे रखा है। तो परमाणु संख्या अगर 9 है, हमें उसके हेल्प से द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज के बारे में पता करना है। तो जब परमाणु देखिए परमाणु संख्या 9 है तो इसका अर्थ हुआ प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। प्रोटॉन की संख्या 9 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 9 होगी। क्लियर? अब हमें द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि 10 + 9 19। ठीक है, और यह हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं परमाणु संख्या, इसका मतलब यह प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या हमें मालूम है तो द्रव्यमान संख्या 19 हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब परमाणु संख्या यहाँ पे, और हाँ एक चीज और रह गई, परमाणु स्पीशीज हो गया फ्लोरीन। तो ये क्योंकि उसकी जो है इसका जो अगर हम देखें तो उसका द्रव्यमान हम देखते हैं वो 19 होता है, तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा आपको पीरियोडिक टेबल से भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें सबके नाम ऐसे याद नहीं होंगे कि किसकी कितनी प्रोटॉन संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होगी या इलेक्ट्रॉन संख्या किसी की कितनी होगी। अब हम देखते हैं परमाणु संख्या 16 है, तो परमाणु संख्या 16 होता है सल्फर, ये आपको दे रखा है। द्रव्यमान संख्या भी दे रखा है 32। तो हम अब देख रहे हैं कि जब हमारा ये 32 है, परमाणु संख्या 16 है, तो नेचुरली न्यूट्रॉन की संख्या 16 होगी, प्रोटॉन की संख्या भी 16 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16 होगी। फिर अब हमारे सामने यहाँ पे देखिए इसमें ब्लैक का हम ध्यान देंगे तो द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है 24 और प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 12। तो हम क्या है अब जब हमें देखना है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी और परमाणु संख्या भी 12 होगी, क्योंकि परमाणु संख्या और हमारी प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमें द्रव्यमान संख्या 2 दे रखा है और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 दे रखा है। तो प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसका मतलब परमाणु संख्या भी 1 होगा। अब क्योंकि द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है 2, तो 2 - 1 न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी और ये हमारा आ गया ड्यूटेरियम। फिर हमारा एक और है, यहाँ पे देखें आपकी परमाणु संख्या हमें दे रखी है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 0 और प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 0। तो परमाणु संख्या हमारे पास 1 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन की संख्या 1 है और ये हो गया सिंपल स्पीशीज हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप देखिए, आप इस टेबल की प्रैक्टिस करें तो, और अभी तो आपके सामने आंसर है, लेकिन आपके बुक में जो ब्लैंक्स हैं उनको देखकर आप पहले कॉपी में बनाएं और फिर आप इसको बिना देखकर कंप्लीट करें और ये आपके सामने करेक्ट आंसर है, आप चेक करें और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ठीक आंसर आएंगे। लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसको देखकर समझें। याद रखें कि हमारा जो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर लेते हैं हमेशा, कि जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी और जो परमाणु संख्या है वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हाँ, कुछ आपके केसेस ऐसे डिफरेंट होते हैं तो ये आइसोटोप्स, इसमें हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो आपके सामने जो एक अलग केसेस है वो आपके सामने ऐसे रखे जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आज के सेशन में जो हमारे चैप्टर के बाद जो कुछ प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो पूरा चैप्टर आप रिवाइज करें, इसको तैयार करें, थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी नई जानकारी हमें मिली है। रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।